हाय एवरीवन, माई सेल्फ आरवी जोशी और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलो एरीन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखे और अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के इस सेशन की बात कर लेते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं SN1 मैकेनिज्म को। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने SN2 मैकेनिज्म को डिस्कस किया, आप उसे ज़रूर देखें। बात करते हैं कि SN1 मैकेनिज्म के लिए क्या क्या कंडीशंस होने वाली है, किस तरीके से मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN1 अभिक्रिया की बात कर लें। SN1 अभिक्रिया सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायक यानी कि जैसे कि आप बात कर सकते हैं वाटर की, जैसे बात कर सकते हैं आप एल्कोहल की, और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है। एक एग्जांपल की बात कर लें, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का रिएक्शन जब हाइड्रोक्साइड आयन से करवाया जाता है तो ऐसे में तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल आपको मिलता है। ठीक है, ये रिएक्शन जो मैकेनिज्म होती है ये प्रथम कोटि की बलगति को क्या करती है, अनुसरण करती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो केवल एक अभिकारक यानी एक अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, जो कि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड होगा। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर ये यहाँ पर दिया हुआ है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड और यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड आयन। तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो एक कार्बन के अराउंड इस तरीके से कनेक्ट है, एक ब्रोमीन जो है वो इस तरीके से कनेक्ट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा वो इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट होता है। ठीक है, अब ध्यान से आप देखेंगे तो हमें पता है कि SN1 मैकेनिज्म जो होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर उस कार्बोकेटाइन पर फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं कि तृतीयक ब्यूटिल जो ब्रोमाइड है इस पर जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक होगा, रिएक्शन में क्या मिल जाएगा आपको, अल्कोहल मिलेगा और ब्रोमाइड आयन जो है वो बाहर की ओर जाता हुआ नजर आएगा। ये बात कर लेते हैं इस रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होगी वो 2 स्टेप पे कंप्लीट होती है, 2 चरणों में होती है। पहले चरण के अंदर क्या होता है कि ध्रुवीय जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड होता है, ठीक है, इस बॉन्ड की बात कर ले तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों की अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है उसके डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड पोलर होता है। और ऐसे में क्या होता है कि पहले स्टेप में क्या होगा, यही पोलर जो बॉन्ड होता है वो टूटना स्टार्ट होता है, आबंध का विदलन जो होता है वो होगा और उसके बाद क्या होगा, एक कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और दूसरा यहाँ पर ब्रोमाइड आयन जनरेट होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, नाभिक रागी का अटैक होता है, जो कि यहाँ पर कौन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। जब ये अटैक करेगा तो ऐसे में क्या होगा, कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होगा और फाइनली आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ बिकॉज इस बॉन्ड की बात कर ले, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की बात कर ले, ये बॉन्ड पोलर होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। और ऐसे में जब ये बॉन्ड टूटता है तो कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पर आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जहाँ पर ये कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, अब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि ये रिएक्शन कितनी फास्ट जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यही कार्बोकेटाइन जो होता है इस पर अटैक होता है, किसका, न्यूक्लियोफाइल, यानी अभी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, तो उसका अटैक होगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल जो ब्रोमाइड है वो आपको प्रोडक्ट में यहाँ पर मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की बात कर ले, सबसे धीमा होगा और साथ ही ये क्या होता है, रिवर्सिबल भी होता है। पहला स्टेप जो होगा वो फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड भी आ सकता है। ठीक है, इसमें कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की बात कर ले तो वो टूटना स्टार्ट होता है और फाइनली टूट भी जाता है, जिसके बाद कार्बोकेटाइन और ब्रोमाइड आयन जनरेट होगा, जिसके लिए ऊर्जा जो मिलती है। अब आप बोलेंगे कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी, तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, प्रोटिक विलायक जो आपने यूज़ किए हैं, जैसे कि आपने वाटर यूज़ किया या आपने अल्कोहल की बात की या फिर आप एसिटिक एसिड की बात कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है कि जितने भी प्रोटिक विलायक आपने यूज़ किए हैं उनसे क्या होगा, प्रोटॉन बाहर निकलता है, इनसे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलता है जो प्रोटॉन का काम करता है और यही प्रोटॉन क्या करता है, हैलाइड आयन का क्या कर देता है, विलायक योजन कर देता है, मतलब उनसे जुड़ जाता है। हैलाइड से जब ये जुड़ते हैं तो ऐसे में एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी काम आती है किसके लिए, यहाँ पर कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड या कार्बन हैलाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए। क्योंकि अभिक्रिया की दर जो है वो सबसे धीमे चरण पर निर्भर करती है, अतः यह अभिक्रिया
का वेग जो होगा वो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। पहला स्टेप क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में ही कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, ठीक है, न कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पर। इसके अतिरिक्त कार्बोकेटाइन का जो स्थायित्व जितना ज़्यादा होगा, ध्यान से समझना, जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा एल्किल हैलाइड से उसका विरचन भी उतना ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है, और अभिक्रिया का वेग उतना ही आपको अधिक मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे अगर बात कर लें यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। एल्किल हैलाइडों की बात कर लें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होगा, अब बात करेंगे कि कौन सा हैलाइड जो है वो SN1 मैकेनिज्म फास्ट देगा। अगर आप 3 डिग्री हैलाइड्स की बात कर रहे हो, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आपने लिया हुआ है, तो वो SN1 जो मैकेनिज्म है वो सबसे फास्ट देगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वो 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा होती है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। आप यहाँ पर देखिए, हमने क्या कहा कि 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होगा वो सबसे ज़्यादा SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है, 2 डिग्री उससे कम करेगा और 1 डिग्री सबसे कम करेगा, ठीक है, 1 डिग्री सबसे कम करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 3 डिग्री की अगर बात कर लें, 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड अगर आप लेंगे, एक एग्जांपल की बात हम कर लें, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड अगर हम ले लें, तो आप 3 मिथाइल ग्रुप को एक कार्बन के अराउंड इस तरीके से कनेक्ट करेंगे और ब्रोमीन को इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ब्रोमीन जैसे ही यहाँ से बाहर जाएगा, क्योंकि हमें कार्बोकेटाइन जनरेट करना है, तो जैसे ही कार्बोकेटाइन जनरेट होगा तो वो किस तरीके का कार्बोकेटाइन होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। क्यों, आप देखिए यहाँ पर इस कार्बन के अराउंड 3 कार्बन इस तरीके से कनेक्ट है, कार्बन चेन, तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है ये हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर, 11th क्लास के GOC वाले सेगमेंट में आप पढ़ते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। 12 अल्फा हाइड्रोजन्स की प्रेजेंस की वजह से हाइपर कंजुगेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है 3 डिग्री के अंदर। 2 डिग्री के अंदर इससे कम होगा और 1 डिग्री के अंदर सबसे कम होता है। अब 2 डिग्री के अंदर बात कर ले तो 2 डिग्री में आप इस तरीके देख सकते हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप आप यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ब्रोमीन हो गया। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा वो किस तरीके का होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन हुआ, ठीक है, ये कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन भी क्या होगा, कम ही होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 3 डिग्री जो होगा एल्किल हैलाइड वो सबसे ज़्यादा SN1, सबसे ज़्यादा क्या देगा, SN1 मैकेनिज्म देगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन ये है कि SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में होगा, और 2 स्टेप में होता है तो पहले स्टेप में क्या होता है, वहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। तो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, समझ रहे हो, उतना ज़्यादा हम किसकी तरफ जाएंगे, SN1 मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने SN2 पढ़ा और इस लेक्चर में हम SN1 पढ़ चुके हैं, तो दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें, कब हमें SN1 मैकेनिज्म को देखना होता है और कब SN2 को देखना होता है और क्या ऑर्डर यहाँ पर रहता है इनकी रिएक्टिविटी का। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, हम SN1 तथा SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता के क्रम को अगर संक्षेप में देखें तो SN2 के लिए हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, दैट मीन्स कि वहाँ पर मिथाइल में सबसे ज़्यादा SN2 मिलेगा। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में उससे कम मिलेगा, 2 डिग्री में और कम मिलेगा और 3 डिग्री में सबसे कम मिलेगा। ये हमने देखा था, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। SN1 की बात कर लें तो अभी हमने पढ़ा है SN1 किस में सबसे ज़्यादा होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री में उससे कम होगा, 1 डिग्री में उससे कम होगा और CH3X में सबसे कम यहाँ पर देखने को मिलेगा SN1 मैकेनिज्म। तो ये ऑर्डर आप अच्छे से याद रखिए। अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की, और एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर ये दिया गया है कि अगर आप बात करें कि इन्हीं कारणों से हम एलिलिक और बेंजिलिक हैलाइड की बात कर लें। एलिलिक आप जानते हैं, एलिलिक क्या होता है कि CH3 CH और CH2, इस ग्रुप को हम जानते हैं एलिलिक ग्रुप होता है, इसको एलिलिक कहा जाता है, ठीक है। तो अगर बात कर लें कि एलिलिक से जो भी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा उसकी हम बात करेंगे, और बेंजिलिक से जो भी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा उसकी भी हम बात करेंगे। तो ध्यान से आप देखिए यहाँ पर, इन्हीं कारणों से एलिलिक और बेंजिलिक हैलाइड की बात कर लें, SN1 अभिक्रिया के प्रति क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होंगे। ऐसा क्यों है, तो देखिए इस प्रकार निर्मित जो कार्बोकेटाइन होंगे वो रेजोनेंस की वजह से क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने एक ऐसा कार्बोकेटाइन लिया जो किससे बना है,
एलिलिक हैलाइड से बना है। इनिशियली ये कैसा था, इनिशियली जो था ये ऐसा था, इनिशियली कैसा था ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर यहाँ पर लगा मान लो कोई हैलाइड है, ठीक है, CH2 से कनेक्टेड है। तो अगर आप इस हैलाइड को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि इसकी स्टेबिलिटी को हमें देखना है। इस कार्बोकेटाइन की बात कर लें, ये कितना स्टेबल है, क्या ये SN1 को फॉलो करेगा या SN2 को फॉलो करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिलिक से जो कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, एलिलिक से जो कार्बोकेटाइन जनरेट होता है उसकी स्टेबिलिटी की बात कर लें तो यहाँ पर ये क्या होता है, कंजुगेशन में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम आपको दिख रहा है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड जो है ये टूटेगा, पाई बॉन्ड जैसे टूटता है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ डबल हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कंजुगेशन है, और कंजुगेशन जहाँ भी होगा वहाँ पर क्या होगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी होगी और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट आपको करना ही होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि SN1 को फॉलो किया जाएगा, नॉट कि हम SN2 को फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, हम बात कर रहे हैं किसकी, बेंजिलिक हैलाइड की। अगर बात कर लें कि ये कैसे जनरेट हुआ तो आपने बेंजिलिक की बात कर लें तो बेंजीन से जब CH2 कनेक्ट होता है और उससे हम किसी हैलाइड को कनेक्ट कर दें, ऐसे में जब ये हैलाइड बाहर जाएगा तो यहाँ कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसको हम कहेंगे बेंजिलिक कार्बोकेटाइन। बेंजिलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होगी वो कितनी अच्छी है ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बेंजीन के जो 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 3 जो पाई बॉन्ड है वो किस तरीके से कंजुगेशन में है। सबसे पहले ये बॉन्ड इस तरीके से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, फिर फाइनली ये इस तरीके से शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और फिर इस तरीके से यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ फाइनली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कंजुगेशन क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या करेगा भाई, ये भी क्या करेगा, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं आती तो हम SN1 को फॉलो नहीं करते। SN1 को फॉलो करने का एक ही कंडीशन समझ लो मेन, और वो कंडीशन ये है कि आप क्या देखेंगे, कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है, ठीक है। हाँ, एक कंडीशन आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोटिक जो विलायक आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वाटर की बात करें, अल्कोहल की बात करें, और एसिटिक एसिड की कंडीशंस अगर आपको दी हो तो भी आप SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से दोनों क्रियाविधियों की बात कर लें तो ध्यान पर देखिए, दोनों क्रियाविधियों में दिए हुए एल्किल समूह के लिए अगर एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे तो सिंपल सा है, ये आप समझ सकते हैं कि एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, एल्किल ब्रोमाइड उससे कम रिएक्टिव होगा, एल्किल क्लोराइड उससे भी कम रिएक्टिव होगा, एल्किल फ्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्किल आयोडाइड का ये जो बॉन्ड होगा, हम क्या करना चाह रहे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे, बिकॉज हमें रिएक्शन तो करवानी पड़ेगी ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ेगा, जहाँ पर हैलाइड जो होगा वो X नेगेटिव के फॉर्म में बाहर जाएगा। तो इन सभी में हमें क्या करना होगा, X नेगेटिव बाहर करना होगा। तो ज़रूरी होगा कि हमें एल्किल हैलाइड वाला ये जो बॉन्ड है हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि इसकी रिएक्टिविटी से मीन्स ये है कि यहाँ पर R और I के बीच का बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड सबसे वीक है। क्यों? क्योंकि जो लंबा बॉन्ड होता है वो वीक होता है, छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। R और I के बीच यानी कि एल्किल और आयोडाइड के बीच का ये जो बॉन्ड है ये सबसे लंबा होता है और इसलिए सबसे वीक भी होता है, और इसीलिए ये आसानी से टूट भी जाता है। एल्किल और फ्लोराइड के बीच का, फ्लोरीन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये सबसे छोटा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तोड़ना आसान नहीं होता। इसमें रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम मिलेगी, ठीक है। तो ये वो आप ऑर्डर आप ध्यान रखें, ठीक है। आज के सेशन को यही एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आज के सेशन में हमने SN1 मैकेनिज्म को पढ़ा है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।